गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मजा नहीं आया। गुड आफ्टरनून। गुड राधे राधे। क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी। कैसे हो? लाइफ कैसी चल रही है? मस्त। आपकी लाइफ इनके साथ चल रही है? आप इन्हें देख रहे थे? नहीं। चल, कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया। स्ट्रेट चल रही है? अच्छा, मुश्किल चल रही है। क्यों जी? ओके। एक्साइटेड हो इको की क्लास के लिए? कितने? इको की क्लास के लिए एक्साइटेड हो या कौन पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाली है, इसके लिए एक्साइटेड हो? नहीं, मतलब यही बात होती है ना, सब्जेक्ट के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, वो डे 1 की एक्साइटमेंट होती है, कौन पढ़ाने वाला है, कौन पढ़ाने वाली है। पर इतने टाइम में ये क्लियर हो गया होगा कि पढ़ाने वाली है, वाले तो नहीं है। ये तो पता चल ही गया होगा क्लासेस में, है ना? तो बताएं कितने बच्चे एक्साइटेड हैं इस सब्जेक्ट को लेके, जिनका मन कर रहा था कि आज हम गाना गा दे। कौन सा गाना? जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। बताओ, जल्दी बताओ, किसके मन में ये गाने गाने का मन कर रहा था इतने दिनों से? मतलब गाना आया ही नहीं होगा मन में, पर वैसे वेट किया कि इको स्टार्ट हो जाए। अब तो इट्स हाई टाइम, अब शुरू हो जाए, है ना? चलो, तो एक्साइटमेंट अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, थके तो नहीं हुए? हाँ, नींद तो नहीं आ रही? दोपहर का टाइम है ना, खाने के बाद नींद आ जाती है। नींद तो नहीं आ रही? फुल एक्साइटमेंट, फुल एनर्जी। स्टार्ट करें? आर वी गुड टू गो? पक्की बात? चलिए फिर वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। तो आज आपका नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसका पूरा नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। लिखो एक बार इस चीज को, आप मत लिखिएगा, आप सिर्फ देखिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। एक छोटा सा सवाल आते ही मेरा आप लोगों के लिए, आप में से कितने बच्चों ने इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम अब स्टार्ट करेंगे, कभी पढ़ा ही नहीं है इको? कोई ऐसा जो किसी और स्ट्रीम से हो और इको हमने नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट टाइम है? कोई नहीं है? तो जिन्होंने पढ़ा है, इफ आई आस्क देम एनी क्वेश्चन, तो वो मुझे जवाब देंगे? पक्का देंगे? 11 12 तो अभी भी क्लियर किया है ना? जवाब देंगे? आप तो देंगे, आप ही से पूछ रही हूँ, देंगे ना? तो जवाब मुझे वो देना है जो एक ही दम स्ट्राइक करेगा माइंड में। मुझे 11 12 की रटी हुई चीजें, याद की हुई चीजें नहीं चाहिए। जो भी 11 12 में पढ़ के आए हो, मेमोरी से क्लीन कर दो, हटा दो उसको। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इको क्या होता है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, ऑल्दो आपको पता है ब्रांचेस माइक्रो है, मैक्रो है, बट फिर भी आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जो कुछ भी पुराना मेमोरी में है उससे इरेज कर दें। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस इन बिटवीन द क्लास कि हाँ बताओ ये क्या होता है, ये क्यों होता है। तो मुझे आपसे वो इंस्टेंट आंसर चाहिए जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में क्लिक करेगा। एक लेमैन जैसे आंसर करता है, जैसे आपने कभी इको पढ़ी ही नहीं थी, मुझे वैसे आंसर्स आपकी तरफ से चाहिए होंगे। ठीक है? अभी इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ के आए हैं, ये आगे अक्षर एक नया जुड़ गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम वो स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स क्या होता है वो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड पार्ट है आपके कोर्स का या आपके पेपर का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको मैं हमेशा आगे से बीसीके के नाम से बुलाऊंगी, और इस पार्ट को मैं कभी कभी बीई के नाम से बुलाऊंगी। तो व्हेनेवर यू हियर मेरे मुंह से बीसीके, दैट मीन्स बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, और बीई आप सुनेंगे तो इट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये जो बिजनेस इको है, ये आपसे पूछा जाता है 60 मार्क्स का। ये आपसे पूछा जाता है 60 मार्क्स का, और ये जो बीसीके का पार्ट है ये आपसे पूछा जाता है 40 मार्क्स का।
60 marks, 60 question, one question carries 1 mark, +1 for every correct answer and -1.25 for every incorrect answer. Similarly, BCK में, Business and Commercial Knowledge में 1 mark for every correct answer, 1.25 माइनस हो जाएगा for every incorrect answer, 40 questions, 40 marks. क्लियर है ये बात? ये आपका रहता है एग्जाम का पेपर 4. पेपर 4 रहता है, लास्ट में आपको बिजनेस इको का एग्जाम देना है, पेपर 4. नाउ इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इस बीसीके की अगर हम बात करें तो इसके क्या कंटेंट्स हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम ये वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे. बट लेट मी गिव यू अ हिंट कि इसमें हम करने क्या वाले हैं. आपने बिजनेस स्टडीज पढ़े होंगे, उसके अंदर आपने आरबीआई, सेबी, सीसीआई, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऐसी कुछ बातें आपने पढ़ी होंगी. पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं पढ़ी और भी अच्छी बात है, समझाना बहुत आसान हो जाता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो. और अगर पढ़ा है तो इरेज कर दें, मुझे नहीं चाहिए पुराना आप क्या पढ़ के आए. कोर्स वही है 11th-12th वाला, टॉपिक्स वही है 11th-12th वाले, लेकिन अब यहाँ पे हमें इन डेप्थ स्टडी करना है, वर्ड टू वर्ड स्टडी करना है. रीजन बीइंग, जब हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, हमने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा खुद बनाया, कहीं ना कहीं मार्क्स हम खींच लेते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्टिव से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस इतने ज़्यादा आसपास होते हैं, हम आंख बंद करके वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू वाली स्ट्रैटेजी अपना नहीं सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमने वर्ड टू वर्ड स्टडी नहीं किया है. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप एक एक अक्षर को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने. कहीं कुछ पूछना हो तो उसी टाइम आप मुझसे पूछ लें. उसके बाद अगर हम बिजनेस इको की बात करें तो ये जो बिजनेस इको है, ये मैंने आपकी बुक में 11 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है. अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल देखेंगे, जो कि आपको नहीं देखना है, हर एक चीज़ आईसीआई की आपकी बुक में कवर है, आपको कुछ भी अलग से नहीं देखना है, कहीं दे कुछ भी मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ भी होगा आई विल प्रोवाइड यू अपार्ट फ्रॉम दी वॉल्यूम्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू. उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो मैं आपको दूंगी, आपको कहीं पे भी हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली, जो मैं आपसे बात कर रही थी वो क्या, कि अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल देखेंगे तो उन्होंने 5 यूनिट्स में पूरे चैप्टर को, पूरे कोर्स को समराइज किया हुआ है. उन्होंने क्या किया हुआ है, यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर्स, फिर यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स, यूनिट 3 फिर 2 चैप्टर्स. इस तरीके से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, हर एक यूनिट को इंडिविजुअल चैप्टर का नाम दे दिया. बिकॉज इफ आई से कि बच्चे यूनिट 1 का चैप्टर 2 निकालो, यूनिट 3 का चैप्टर 1 निकालो, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. सो टू अवॉइड सच सिचुएशंस मैंने सारे चैप्टर्स को इंडिविजुअल यूनिट्स में बांट दिया है. ठीक है, तो बिजनेस इको की हम आज पहले बात करेंगे. इसके कोर्स कंटेंट की बात करें तो पहले तो वही हम इंट्रो करेंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट में आई विल टेल यू इको क्या होता है, धीरे धीरे मैं आऊंगी बिजनेस इको क्या होता है, वहां पे मैं आपसे ब्रांचेस डिस्कस करूंगी, माइक्रो मैक्रो. मैं आपसे टूल्स डिस्कस करूंगी कि अगर हमें माइक्रो स्टडी करनी है या मैक्रो स्टडी करनी है तो हम कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से रिसर्च हम कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे. कौन सी होती हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज? ना बच्चा, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर है, मैं इकोनॉमीज की बात कर रही हूँ. ये सब्जेक्ट मैटर होते हैं, फील्ड्स होती हैं इकोनॉमिक्स की. आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. नो बच्चा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ये हैं हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. माइक्रो मैक्रो सब्जेक्ट मैटर होते हैं इकोनॉमिक्स की, ब्रांचेस होती हैं, वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज नहीं है. ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इकोनॉमीज नहीं होती हैं. तो बहुत पहले तो इस डिस्टिंक्शन को क्लियर करें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज 3 तरीके की हैं जो हमें स्टडी करनी है. कौन सी? मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. तो ये आपका दोनों चैप्टर बनते हैं यूनिट 1 में. आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से हमारी बुक में आपको ये यूनिट 1 मिलेगा, ये यूनिट 2 मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, एक फिर नया कैटेगरी स्टार्ट होती है जहाँ पे हम डिमांड पढ़ेंगे, जहाँ हम सप्लाई पढ़ेंगे, और एक आपने यूटिलिटी पढ़ा होगा जहाँ पे आप MU,
पढ़ते थे, मार्जिनल यूटिलिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। ये टॉपिक आप करके आए होंगे। तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर्स हम करेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो रहेगा हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट। कौन से प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, उन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या रहती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, कौन से हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने होते हैं पहले तो ये बताएं। 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली रिवॉर्ड्स क्या होते हैं हम वो स्टडी करेंगे। कॉस्ट में हम शॉर्ट रन कॉस्ट स्टडी करेंगे, लॉन्ग रन कॉस्ट स्टडी करेंगे। 11th-12th में शायद लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट में इतना ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं था, सेग्रीगेशन ज्यादा नहीं था, बस ऊपर ऊपर से बातें बताई गई थी। यहाँ पे हम इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट की क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या रहता है, ये सब बातें हम आज यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है किसका, हमारा मार्केट्स का। इसके अंदर भी 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें जो 3rd चैप्टर है जो आपकी बुक से के हिसाब से यूनिट 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब ये चैप्टर करेंगे, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि प्लीज क्लास स्किप नहीं करेंगे। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट एक भी हिल गया, 1 सेकेंड के लिए भी मिस हो गया, आई प्रॉमिस यू आगे का सब कुछ हिल जाएगा। इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए हमें इन चैप्टर्स का इनसे पहले गुजरना होगा। पहले ये जर्नी हमें पार करनी है, उसके बाद हम मार्केट्स कर पाएंगे। अगर ये क्लियर है, डिमांड सप्लाई, रेवेन्यू वाले कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट, तभी आप मार्केट तक पहुंच पाओगे। और ये मार्केट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा टाइम अगर हम किसी चैप्टर को देंगे तो वो ये मार्केट ही रहेगा। ये बहुत सारी क्लासेस कंज्यूम करता है ये चैप्टर, अच्छे खासे मार्क्स का है। ये 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास रहता है इसकी वेटेज, ठीक है, कम ज्यादा होती रहती है, 15-20 इस तरीके से। नाउ लास्ट चैप्टर अगर हम बात करें तो आता है हमारा बिजनेस साइकिल का। बिजनेस साइकिल, तो मुझे छोटी सी ये बात बताओ कि बिजनेस साइकिल माइक्रो है या मैक्रो है? माइक्रो कॉन्सेप्ट है या मैक्रो? अरे कुछ भी बोल दो, मैं कुछ नहीं कहने वाली। माइक्रो, मैक्रो। अच्छा, कितने बच्चे माइक्रो के साथ हो और कितने मैक्रो के साथ? बचे हुए सब मैक्रो के साथ हैं। अच्छा, मुझे रीजन बताएंगे आप क्यों माइक्रो है और क्यों मैक्रो है? जिन्होंने कहा माइक्रो, उनसे मुझे जवाब चाहिए, बिजनेस साइकिल्स माइक्रो कॉन्सेप्ट क्यों है? इंडिविजुअल, अच्छा, ओके, इसलिए वो माइक्रो है। नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस साइकिल्स का, ये मैक्रो कॉन्सेप्ट रहता है। मैक्रो कॉन्सेप्ट क्यों रहता है, कैसे रहता है, जब बिजनेस साइकिल करेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर द टाइम बीइंग ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है और ये जितना भी आप पार्ट करेंगे ये माइक्रो का पार्ट है, ये माइक्रो का पार्ट है। इसीलिए आपकी कोर्स में आपके आईसीएआई ने ना तो आपके कोर्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया है, ना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया है, इसने इनको बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम दिया है। क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जब आप पढ़ लेंगे उनको प्रैक्टिकली आपने अल्टीमेटली तो उसको बिजनेस में ही अप्लाई करना है। दैट्स वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस वजह से हम इकोनॉमिक्स अब ना पढ़ के हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, आपने अल्टीमेटली बिजनेस देखना है, बिजनेस के अकाउंट्स देखने हैं, सब कुछ देखना है। तो इन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ना तो आपका कोर्स माइक्रो के नाम से आता है, ना ही मैक्रो के नाम से आता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ पूछना है, कहीं कोई डाउट? नाराज हो मुझसे? हाँ, पहली क्लास में डर रहे हो मुझसे, शर्मा रहे हो, शक्ल अच्छी नहीं है, मेकअप कम है क्या? बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम रोज आगे बैठा करो, ठीक है? मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। हाँ, तो और जो बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, जो मुझे जवाब नहीं दे रहे, उनके लिए मेकअप ज्यादा करके आऊं। आपको पता है मैं सोई नहीं हूँ घर, मॉर्निंग वाला बैच लेने के बाद टचअप कर रही थी कि आप लोग डर ना जाओ मुझे देख के। आप फिर भी बात नहीं कर रहे हो मुझसे। हाँ, तो जवाब दे रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं दे रहे प्लीज बच्चे
टीचर से पहले कंसिडर मी एज योर फ्रेंड बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक कनेक्शन बना पाएंगे। ये जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है। ये जर्नी ना तो आपके विद इन कोर्स ख़त्म होगी, ना हम होने देंगे। बियॉन्ड दैट भी एक रिश्ता बन जाता है। कभी भी आप हमें देखें, हम आपको देखें, तो ऐसा ना लगे अरे ये कौन है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि टीचर से पहले आप मुझे अपना दोस्त माने, बात करें मुझसे, तभी जो है ना एक कनेक्शन हो पाएगा, तभी हम पढ़ पाएंगे और आप मैं पढ़ा पाऊंगी और आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। किसका स्ट्रक्चर? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट पार्ट, टेस्ट का कैसे रहता है हमारा? टेस्ट का कैसे रहता है? टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्लास में मैं आपको समझाऊंगी, आपको सब समझ में आएगा। इट्स नॉट दैट कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है, वो क्वेश्चन देख के करके ही समझ में आएगा। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देकर ही आता है। हमें कौन सा टॉपिक कम समझ में आ रहा है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे हम अच्छे से नहीं फोकस कर पाए, ये सब चीज़ें आप एनालाइज करेंगे जब आप टेस्ट देंगे। उससे पहले आपको नहीं समझ में आने वाला। और अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो 100% फाइनल एग्जाम आप क्लियर करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, होमवर्क किसको पसंद है? होमवर्क किसको पसंद है? हाँ कि हाँ मैम होमवर्क दिया करो, मजा आता है होमवर्क करने में। किसको पसंद है? किसको पसंद है होमवर्क? तुम नहीं देखो पीछे, किसको होमवर्क पसंद है? जल्दी बताओ, किसको होमवर्क पसंद है? कौन? आई टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, अभी कोर्स पे आ जाओ, अभी पढ़ाई पे आ जाओ। चुप। चलो, तो टेस्ट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने होमवर्क का पार्ट डिस्कस किया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं होमवर्क नहीं दूंगी। हर एक चीज़ 100% कोर्स को हम क्लास में ही कवर करेंगे। 100% कोर्स हम क्लास में ही कवर करेंगे। कुछ भी होमवर्क हम नहीं देने वाले। ऐसा नहीं मैं कभी भी कहूँगी कि हाँ बच्चे ये 10 क्वेश्चंस हैं, आप घर से करके आइए, पीछे आंसर्स दिए हुए चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नहीं, कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि मैं कहूँ अरे पहले पढ़ा तो हुआ है, ज़रा पढ़ लेना, बिल्कुल पुराने वाला है। नहीं होगा ऐसा। 100% कोर्स कवरेज क्लास में ही रहेगी। एक एक क्वेश्चन हम क्लास में लेंगे। उसके बाद क्योंकि आप अब अभी इतने छोटे नहीं रहे हो कि मुझे स्पून फीडिंग करनी पड़े, आपको बताना पड़े कि आज के ये काम है, आपको घर से रिवाइज करके आना है। अभी आप इतने समझदार हैं क्योंकि आप इस कोर्स में बैठे हैं, इस रूम में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, हार्ड वर्किंग हैं, स्मार्ट वर्कर्स हैं। जहां आपको लगता है हाँ ज़रूरत है आपको घर पे रिवाइज करने की, आप प्लीज़ करें, अपना टाइम मैनेज करें, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करें तो वो 100% आपके क्लास में होंगे। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा ना तो स्टडी करने की ज़रूरत है, ना ही कोई इधर उधर से बुक्स को रेफर करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हम क्लास में करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डाउट सॉल्विंग। डाउट्स के लिए हम क्या करेंगे? डाउट्स कैसे क्लियर होंगे हमारे? कैसे क्लियर होंगे बताओ? पूछोगे ना डाउट्स? पूछोगे ना? पक्का पूछोगे? कैसे पूछोगे? भैया से माइक मांग लेंगे, पूछ लेंगे, यही? तो प्लीज बच्चे, ऑन अ वेरी सीरियस नोट्स, डाउट के साथ आप घर पर नहीं जाओगे। जो भी डाउट्स हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, ये नहीं सोचना सामने वाला क्या सोचेगा, मैं क्या सोचूंगी। आप एक बार पूछो, आप 10 बार पूछो, आप 1000 बार पूछो, मुझसे हमेशा आराम से ही जवाब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं इरिटेट हो जाऊं, आप सोचो अरे हम तो बार बार पूछ रहे हैं, क्या सोचेंगी मैम या मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। नहीं, आप एक नहीं, आप 1000 बार पूछो, मैं 1000 बार बताऊंगी। वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन डाउट के साथ आप घर पे नहीं जाएंगे। फिर भी हेजिटेशन होता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, हम सबके सामने नहीं पूछ पा रहे। होता है, कई बार बच्चे शाय होते हैं, नहीं पूछ पाते। क्लास के बाद मुझे पकड़ लो, किसी भी खोपचे में बाहर मिल जाना, मैं आपको बता दूंगी। घर मत जाने देना मुझे, घर मत जाने देना मुझे, मुझे पकड़ लेना। मेरे घर वाले चाहे रोएं चिल्लाएं, घर में मार धाड़ हो जाए, ज्योति आई नहीं, ज्योति आई नहीं, कहाँ रह गई, लेकिन आप मुझे पकड़ के बैठ जाना।
मैम डाउट बताओगे तो घर जाने देंगे, वरना आज छुट्टी आपकी। तो ऐसा काम आप कर सकते हो, आपका पूरा हक है, पूरा राइट है। बाहर बहुत सारा मैंने देखा है, बहुत एरिया खाली है, किसी भी खोपचे में मुझे पकड़ लेना, मैं वहीं मिलूंगी आपको, कहीं नहीं आपको छोड़ के जाने वाली। उसके बाद ये भी काम नहीं बनता, क्योंकि भैया मेरी क्लास के बाद अगली क्लास भी है, ये भी अगर नहीं काम बनता, आई विल प्रोवाइड यू माई व्हाट्सएप नंबर, 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल। कभी भी फोन करो, कभी भी मैसेज करो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको इंस्टेंट जवाब आए, सेम डे जवाब आए। तो डाउट सॉल्विंग बहुत 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 ज़रूरी पार्ट है। अपने घर में अपने डाउट को लेकर साथ में नहीं जाओगे, उसको यहीं छोड़ के जाओगे। अपने डाउट को अपना दोस्त नहीं बनाना है। इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट है, अभी तो दोस्ती करेंगे, धीरे धीरे इससे प्यार करना सिखाऊंगी। ये लंबे समय तक साथ चलने वाला, और इतना भी लंबा नहीं, नवंबर दिसंबर में इसको छोड़ देना, ठीक है? जिंदगी भर का साथ नहीं चाहिए। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या मैं कोर्स अपना चैप्टर 1 स्टार्ट कर सकती हूँ? कुछ पूछना चाहते हो कोर्स को लेके, मार्किंग स्कीम को लेके? क्लास सही चल रही है, वांट मी टू गो विद दिस फ्लो ओनली, या मैं स्लो हो जाऊं, फास्ट हो जाऊं, पेस में सब कुछ सही चल रहा है? पक्की बात, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? कुछ मार्क्स को लेके, टेस्ट को लेके, होमवर्क को लेके कहीं पे कुछ भी पूछना हो तो प्लीज बेझिझक पूछें जी। 0.25 तो पेनल्टी है ना, जो गलत किया वो भी तो 1 नंबर कटेगा, तो टोटल 1.25। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 1 नंबर ही कटेगा। अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो वो टोटल जो है वो 1.25 नंबर कटता है, 1.25। ठीक है, क्लियर, पक्की बात? नाउ बिफोर आई मूव अहेड, आई हैव समथिंग फॉर यू। मुझे कुछ आपको दिखाना है और मुझे बताइएगा कि आपको वो चीज़ कैसी लगी। बताएंगे? अच्छा, कौन बताएंगे कि जो मैं दिखाने वाली हूँ वो आपको कैसी लगी? अभी देखो, कोई मैं लगी बोल रही हूँ तो ऐसा मत सोचना पता नहीं मैं किसको लाके खड़ा कर दूंगी। हाँ, तो मतलब कुछ यहाँ वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, बहुत बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे लगी नहीं, मैं वही काम करवाऊंगी जो आपने आज तक नहीं किए होंगे, तभी तो मजा है ना। ऐसे तो मोनोटोनस क्लास चलेगी, वो मजा नहीं आएगा। इको ट्रस्ट मी, पढ़ते रहोगे ना, वो कहीं ना कहीं नई चीजें बैठेंगी दिमाग में। मोनोटोनस क्लास के साथ चलने में इतना मजा नहीं आएगा। तो जो चीज आपने नहीं एक्सपेक्ट की होगी ना, वो मुझसे एक्सपेक्ट कर लेना कि हाँ हमने एक्सपेक्ट नहीं की, ये भैया ज्योति मैम ही लेकर आएंगी। तो जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो कैसी लगी, ये बात मुझे कौन बताएगा? अभी बच्चे डर गए, अरे क्या पता नहीं क्या दिखाने वाले हो आप। हाँ, कुछ भी नहीं, देखने के बाद मुझे बता देना कि कैसा लगा, कैसी लगी, ठीक है? पर बताना जरूर, ठीक है? चलें, ऑल स्क्रीन, आईज ऑन द स्क्रीन, अटेंशन, फोकस। बताएं, स्टार्ट कर दूं? पक्की बात? हाँ, स्क्रीन पे ध्यान है? चलें। Hello? Vaibhav, you have to report to the office by 8 a.m. It's really very urgent. कौन हूं मैं? Who am I? Why did I choose this? Why do I have to act professional at such a tender age and feel like life is a cage? Why do I have less friends, weaker eyes, and high-powered lens? When every other friend of mine enjoys youth, I sit in the office with the pencil under my tooth. Why do they ask which year I am in? When every year is the same and I have to grin. Why do others have 9 to 5 and all I have is office files and study books to survive?
When they graduate and start earning, all I am asked about is why am I still learning? Why did I choose this when I had the option to choose bliss? क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कुछ अलग करने का, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में ताकत है जोखिम उठाने की। जब तुम जिंदगी में मजे कर रहे होंगे तब मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँगा। तुम पैसा तो कमा रहे होंगे, मैं बिना पैसे कमाए इज्जत कमा रहा हूँ। जब तुम एक नाकामयाबी से हार कर पीछे हट रहे होंगे तब मैं दिन रात एक करके अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे विश्वास है खुद पर, मैं जोखिम लेता रहूंगा क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन मैं वो होऊंगा जो मैं चाहता हूँ। वो दिन मेरा इंतजार जोरों शोरों से कर रहा है। तुम दोस्त तो ज्यादा बना रहे होंगे पर मैं कामयाबी की इमारत बना रहा हूँ। क्योंकि इस इमारत की नींव उसी दिन रख दी थी मैंने जब जिंदगी की उड़ान शुरू ही हुई थी। और जिस दिन ये इमारत तैयार हो जाएगी उस दिन समय सिर्फ मेरा होगा। और आज वो दिन आ गया है। A chartered accountant. How was it? कैसी लगी बताएं? अच्छी थी? पक्का अच्छी थी? मोटिवेशन कुछ मिला? मोटिवेट हुए वीडियो देख के? रोंगटे खड़े हुए थोड़े से? पक्का? जरा आंख बंद करके ना अपने नाम के आगे सीए लगा के देखो। फॉर अ सेकेंड सोचो, अपने नाम के आगे सीए लगा के देखो। वही बनने आए हो ना, आप इस कमरे में बैठे हो तो वही आप करने आए हो। कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? ये वीडियो आई सॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं सीए बनी थी। जिस दिन मैं सीए बनी थी, फॉर्चुनेटली कह लो, कोइंसिडेंटली कह लो, ये वीडियो मेरे सामने तब आई थी। तो जिस दिन भाई रिजल्ट आता है, आप पास होते हो, सीए बन जाते हो, उस दिन तो वैसे ही इमोशंस बहुत हाई होते हैं, आप इमोशनल होते हो बहुत ज़्यादा। ज़रा से भी कोई चीज़ ऐसी देखो तो रोना धोना सब वैसे ही छूट जाता है। तो ये वीडियो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सीए डिग्री, आप यकीन माने, ये जो जर्नी रहने वाली है ना आपकी अब से 4.5-5 साल तक की, बहुत 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 खूबसूरत जर्नी है ये। यहाँ पे आपको स्ट्रेस भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगी, दुख गम सब कुछ मिलेगा। पेशेंस में कैसे रहना चाहिए ये डिग्री आपको वो भी सिखा देगी, सब कुछ सिखा देगी। इस डिग्री के बाद कोई काम ऐसा नहीं है या कोई और डिग्री ऐसी नहीं है जो इसको इसके बाद आप ना कर पाओ या वो डिग्री आपको मुश्किल लगे। When I completed my chartered accountancy, I got married और उसके बाद I started my MBA। तो बहुत 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 टफ लगा था कि शादी के बाद भाई पढ़ाई कहाँ हो पाती है, कैसे हो पाएगी, मैनेज नहीं होगा, कैसे करेंगे। बट क्योंकि मेरे पास ये डिग्री थी, मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि कर लूंगी। इट वॉज नॉट दैट कि हाँ मेरे बोर्ड्स में 90s आए थे, मुझे पढ़ने का शौक था, मैं पढ़ती थी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं होता है कि सीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद या किसी और कोर्स को करने के बाद हम बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं या हमें सब कुछ आता है। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती, जो मुझे सीखनी है और शायद आप मुझे सिखा के जाएंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि बिकॉज मेरे पास ये डिग्री है, आई कैन डू एनी कोर्स। रीजन क्या था? इस डिग्री ने मुझे पेशेंस में कैसे रहना चाहिए वो सिखाया। जब स्ट्रेस होता है, 2 अटेम्प्ट्स एक साथ देने हैं, वो 8 दिन, 16 दिन, 15 दिन, उसमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपने रिश्ते कैसे मैनेज करने हैं, अपनी यारी दोस्ती कैसे मैनेज करनी है, हॉबीज़ के लिए कैसे टाइम निकालना है, स्टडीज़ को कैसे टाइम देना, सब कुछ सिखाया इसने, सब कुछ सिखाया।
कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, नहीं खुद पे भरोसा होता है। ठीक है, गो विद द फ्लो, अपने आप को टाइम दें, सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ जो बातें मैं आपसे अभी कह रही हूँ वो शायद इंस्टेंट आपको नहीं समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही समझ में आती हैं, जब हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में। कोर्स की अगर मैं बात करूँ MBA में कि पढ़ूंगी कैसे, तो CA में जो लॉयर्स लॉ पढ़ते हैं मुझे CA ने वो भी पढ़ा दिया, ऑडिटर्स ऑडिट पढ़ते हैं मुझे CA ने वो भी पढ़ा दिया, यहाँ तक कि कंप्यूटर्स भी नहीं छोड़ा। कंप्यूटर्स ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग में हमें सिखा दिया, जिसको सीखने के लिए लोग BTech, MTech, BCA, MCA ये सब कोर्स करते हैं। तो दुनिया भर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, इवन इंग्लिश भी है आपके कोर्स में। इंग्लिश का क्या यूज़ है कि हम किस तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ बात करें, किस तरीके से हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो दुनिया भर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की जर्नी में ना मिले। जब मैंने अपनी MBA की बुक्स खोली, एग्जाम से 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले, इससे ज़्यादा मैं नहीं टाइम मिलता था। मुझे समझ में आ रही थी चीज़ें, मुझे लग रहा था कि हाँ मैं क्लियर कर जाऊंगी, एंड आई क्लियर्ड। इसलिए नहीं कि वो मैं एक हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़ी, नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने CA किया था। ये जर्नी इतनी खूबसूरत है, आपको हर एक चीज़ सिखा देगी। उसने मुझे उस टाइम पे MBA के एग्जाम में ये भी बता दिया कैसे हम अपनी मैरिड लाइफ को सफ़र ना होने दें, कैसे हम अपने घर परिवार के साथ भी टाइम बिताएं, कैसे हमें अपना भी काम करना है, सब कुछ करना है। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना इसने हमें सिखा दिया था। I am not here to demean any other profession, but just to let you know that CA is not less than any other profession. कभी क्या मतलब, आप लोगों ने एयरप्लेन में ट्रेवल किया होगा, है ना, बाय एयर आप फ्लाइट से ट्रेवल किया होगा। तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है। क्या अनाउंसमेंट होती है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को एयरप्लेन मोड पे डाल दें। रीज़न बीइंग कि अगर आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दें, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसा होता है। अगर वो छोटी सी बात हम अपनी लाइफ में अपना लें, इन 5 सालों में हम खुद को एयरप्लेन मोड पे डाल दें, तो आप खुद सोचें कि आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। एयरप्लेन मोड पे डालने का खुद को मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी भूल जाओ, संन्यास ले लो, नहीं। हर एक चीज़ को टाइम देना है, हर एक चीज़ को मैनेज करना है, पढ़ना भी है, हॉबीज़ भी परस्यू करनी है, घर वालों के साथ भी टाइम बिताना है, दोस्तों के साथ भी खेलने जाना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। जो चीज़ें हमें शुरू में अट्रैक्ट करती है ना, अल्टीमेटली वही डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। ये सच बात है। मोबाइल फ़ोन हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हर 5-5 मिनट में नोटिफिकेशन देखने की आदत है। फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टा पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे आजकल क्या ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, बहुत आदत होती है हमें। अल्टीमेटली एग्जाम के दिनों में भी वो आदत छूटती नहीं है, हम फिर भी चेक करते हैं। एक क्वेश्चन किया, चेक, दूसरा क्वेश्चन किया, फिर से मोबाइल फ़ोन पे हम आ जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तब हमें समझ में आता है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन क्या था। जो चीज़ें शुरू में हमें बहुत अच्छी लगती है ना, वही हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं हम, बॉयफ्रेंड्स बना लेते हैं। अरे मेरे सोना ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू छो गया। तो एग्जाम के दिन में जब वो फोन करता है या करती है ना, अरे कभी नहीं वो बंदा पूछेगा या बंदी पूछेगी मेरे बाबू ने स्टडी की, सुबह किस चीज का एग्जाम है, ऐसा कभी कोई नहीं पूछता, कभी नहीं कोई पूछेगा। अल्टीमेटली जब रिजल्ट वाला दिन आएगा ना, अरे मेरा बाबू पास हो गया। कहाँ से पास हो जाएगा, बाबू को तो सोना ने छोड़ा ही नहीं, है ना। तुम तो अट्रैक्टेड थे उनसे, अब तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन का कारण बन चुका है, बन चुकी है। लाइफ में चीज़ों को चूज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ऑप्शंस देती है लाइफ हमें, सही चूज करना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट पे हमें सब कुछ ही सही लगता है, जो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है ना, बहुत हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसके पीछे हम दौड़ते हैं, चमक के पीछे हम दौड़ते हैं। सब कुछ सच नहीं होता है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, अपनी ज़रूरतों को समझें कि इस टाइम पे क्या ज़रूरी है, उस चीज़ को पहले लें, उस चीज़ को पहले ले। बाकी सब चीज़ें तो आपका इंतज़ार भी कर सकती हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर लेंगे, यार दोस्त इंतज़ार कर लेंगे, ये डिग्री इंतज़ार नहीं करेगी। या तो आज 5 साल दे दो अपनी लाइफ के, आगे के 50 साल
अपनी जिंदगी जी लो, बना लो। या आज ये सोच के कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमारा यूथ चल रहा है, अभी तो हम एडोलेसेंट्स हैं, ये सोच के आज के 5 साल गवा लो और आगे के 50 साल खराब कर लो। डिसीजन इज योर्स, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड यू हैव टू शेप इट द वे यू वांट इट टू बी। बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेरे प्रवचन है, सत्संग है ना, ये चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ में ऐसी बातें करती रहती हूँ। लेट अस कम बैक टू दी स्टडीज। आप थोड़े मुझे सीरियस मूड में लग रहे हो, अब आ जाओ वापस। सीरियस तो नहीं हुए ना? हो गए चलो ठीक है, आ जाओ वापस से। अब शुरू करें अपना कोर्स। तो अगर ऐसी वीडियोस जो है वो मैं दिखाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि क्लास के बीच में अगर हम कुछ आपको मोटिवेशन के लिए भी कुछ दे पाएं तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। इन केस कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो तो हमें बहुत अच्छी लग रही है, आप इंस्टा पे देखो, फेसबुक पे देखो, कहीं पे भी देखो, डू शेयर द लिंक विद मी। और आप चाहेंगे तो वो सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ ऐसे ही शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। जी बच्चे बोलो। मैम उसने वीडियो में ये क्यों बोला कि जब सारे यूथ अपना एंजॉय कर रहे थे तब मैं बुक्स और कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहा था? अरे वो सीए की पढ़ाई कर रहा था ना, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पे बैठा होगा। तो क्या वो नहीं कर सकता यूथ एंजॉय अपना? यही तो मैं कह रही हूँ, करो ना एंजॉय, मैनेज करना है टाइम को। बच्चे वो वीडियो, हर चीज जो फिल्म में दिखाई जाती है, क्या वो रियलिटी होती है? हाँ, ये देखो टाइम के साथ साथ पहले क्या होता था, अभी फिर भी थोड़ा सा कोर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अभी फिर भी कोर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जब हम पहले की बात करें, जब P1 P2 हुआ करता था, थोड़ी सी स्टडीज टफ थी, सीए को टफ माना जाता है। उस टाइम पे सिर दे के हम लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे। और अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडियस बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के दिनों में सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने फ्यूचर को लेके, अपनी स्टडीज को लेके बहुत सीरियस हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइफ को भी बैलेंस करो, लाइफ को भी बैलेंस करो, क्योंकि ये टाइम भी तो दोबारा नहीं आएगा ना। ये टाइम भी तो आज ही है, ये एज भी तो आज ही है। तो टाइम को, चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। बाकी हर मूवी में हर कहानी सच्ची तो नहीं होती है ना? ठीक है, चले बढ़े आगे, आइएगा। तो हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, क्या हमारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। रटी हुई चीज नहीं, याद की हुई चीज नहीं, जो आपको लगता है होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि 11th-12th में क्लासेस ऑनलाइन होती थी, हमारे मन की बात हमारी टीचर तक पहुंच नहीं पाई, वो बातें आज निकालो। क्या लगता है इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ओके, और बताएं, और बताएं। डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, शर्माए भी नहीं। मैम ह्यूमन सोसाइटी में ना प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की, जिसके वजह से स्कैरसिटी होती है। गुड। सो मैम दैट्स व्हाई हम एक स्टडी करते हैं जिससे हम ह्यूमन वांट्स को एक ऑप्टिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर सके। ओके, और बताएं, और बताएं। कोई और? अरे कुछ तो बोलो। ओके, और कोई? और कोई? जी, और कोई बताना चाहें? और कुछ बोलना है किसी को? तो 3 बच्चों ने मेरे सामने कुछ बातें कही। अब आप तीनों की अलग अलग बातों को एक बार ही समराइज करती हूँ, मुझे बताइएगा कि आप तीनों की बातें कवर हुई। एक इकोनॉमी में जब हम स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए, वही इकोनॉमिक स्टडी है। क्या आप तीनों की बात कवर हुई? पक्की बात? क्या सभी मेरी बात से सहमत हो? सबको यही लगता है, यही होता है? तो ये होती है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हमने 3-4 अक्षर यूज किए हैं, रिसोर्स यूज किया, ह्यूमन वांट्स यूज किया, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, ये सब वर्ड्स जो है हमने यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, एक एक को पकड़ते हैं। पकड़ेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना किसकी गर्लफ्रेंड है। मेरा कॉन्सेप्ट है भाई, जल्दी से बताओ किसकी है, शर्माओ मत, बता दो। आपकी है? अच्छा, तो बर्थडे आता होगा उसका,
आता है, क्या देते हो? रिंग्स, ड्रेस, अच्छा, और बताओ? नहीं, मैं बाकियों से पूछ रही हूँ कि अगर किसी और की है तो आप बताओ। एक हमारी क्लास में बच्चे बुक्ड हैं, प्लीज ध्यान ना दें। तो और बताएं, और बताएं, और बताएं। चलो, अब उनकी तो है तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिनकी नहीं है मैं बनवाती हूँ, ठीक है? सोचो सोचो सोचो, समवन लाइक कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, या जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन है, हाँ, कुछ वैसा इमेजिन करो। आपकी गर्लफ्रेंड है, उनका बर्थडे आ रहा है सपोज 1 सितंबर को, ठीक है? 1 सितंबर को आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है। अच्छा जी, आ रहा है। अब आपने उनसे पूछा, बेबी क्या गिफ्ट चाहिए? पहले तो जानू को याद दिलवाते हैं, बेबी याद दिलवा रही है, जानू जानू मेरा बर्थडे आ रहा है। बेबी ने, ओ कब आ रहा है? तो वो कहती है आपको याद नहीं है, चलो ब्रेकअप। फिर आप उन्हें मना रहे हो, नहीं नहीं रुक जा, मैं याद करता हूं ना, रुक तो जाओ। अल्टीमेटली याद आया, अच्छा 1 सितंबर को है उनका बर्थडे, ओके। गिफ्ट चाहिए मुझे। अच्छा बेबी बोलो क्या चाहिए? जी मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे शूज चाहिए, और क्या चाहिए हो सकता है? आईफोन, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए लेकिन नरूलास की चाहिए, वो रेडी वेडी से हॉट लिप हैव मोर की नहीं खाऊंगी, मुझे तो नरूलास की आइसक्रीम चाहिए। और क्या चाहिए हो सकता है? कहती है जाते जाते ना मुझे मूवी भी दिखा देना, मूवी भी देखनी है, पीवीआर में देखनी है, आईनॉक्स में देखनी है, कहीं भी देखनी है, अच्छी जगह पे देखनी है, एवं ही, और बालकनी टिकट्स चाहिए मुझे, ठीक है? खैर आजकल तो मल्टीप्लेक्सेस हैं, बालकनी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है, ठीक है? तो आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आया और ये सारी उसने, बेबी ने जानू से फरमाइशें की। जानू बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ ये चाहिए, मेरी बेबी डॉल है, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी बात आके ना फंसी कहाँ पे, अब मैं बताती हूँ। जानू फंसे कहाँ हमारे, जानू की जो मंथली पॉकेट मनी है ना वो बस इतनी है, केवल और केवल 1000 रुपए, केवल और केवल 1000 रुपए। अब क्या करे जानू? या तो बेबी से ब्रेकअप हो जाएगा, अब पर बेबी बहुत पसंद है, साउथ एक्स की है, अभी साउथ एक्स वाली ऐसी हरकतें करेगी, इतनी चीजें मांगेगी। अब भाई 1000 रुपए पॉकेट मनी है, क्या किया जाए बताओ? क्या सबसे पहले उसे लाकर दोगे? अपनी बेबी को सबसे पहले क्या लाके दोगे? हाँ नहीं, नॉट वैलिड, नहीं चलेगी, खुश नहीं होगी। उसको तो यही चीजें चाहिए, हाँ। तो फिर आपने ना उन्हें समझाना शुरू किया, आपने कहा, आपने उन्हें कहा सुनो बहन जी, मेरी 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 जो मंथली पॉकेट मनी है वो तो सिर्फ 1000 रुपए है। देखें, मजाक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। 1000 रुपए है मेरी मंथली पॉकेट मनी। अब आपको क्या लगता है कि 1000 रुपए में ड्रेस या शूज आ सकते हैं? अभी आईफोन का तो ख्वाब छोड़ दो, ठीक है, आइसक्रीम भी आ जाएगी, मूवी भी देखी जाएगी, ठीक है। अब इन 4 चीजों में से आप क्या करोगे? पहले तो आपने इतने सारे ऑप्शंस जो थे उनको आपने कम किया, उनको आपने सॉर्टिंग की, और उन सॉर्टेड ऑप्शंस में से जो सॉर्ट आउट हो चुके थे आप अब उनमें से रैंक करना शुरू करोगे। सॉर्टिंग क्या की कि ड्रेस, शूज, आइसक्रीम या मूवी। अब इनमें से आप रैंकिंग करना शुरू करोगे कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिससे मेरी बेबी खुश हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारा जो पार्टनर है या हमारा जो दोस्त है वो हमसे खुश हो जाएगा। उस हिसाब से आपने अपनी चीजों को रैंकिंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, कि मेरी जो ह्यूमन वांट्स थी वो कैसी थी? अनलिमिटेड। अभी मैं अपनी बेबी को बोलूंगी ना, लो बेटा बेबी और बताओ क्या चाहिए क्या चाहिए, वो एक और लंबी लिस्ट दे देगी। तो ह्यूमन वांट्स तो कैसी हैं? डिजायर्स, इच्छाएं, ख्वाहिशें, तमन्ना, ये सब तो बहुत हैं, चाहते तो बहुत हैं हमारी।
लेकिन उसको पूरा करने वाला जो रिसोर्स था वो कैसा था? वो तो लिमिटेड था, वो तो अनलिमिटेड नहीं है। और अगर ये अनलिमिटेड हो भी जाए, अनलिमिटेड इन द सेंस कि ये बढ़ भी जाए 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3 से 30,000, 3 लाख, 30 लाख, हम सीए बन गए, हमारी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा हम अर्न कर रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जरूरतें भी तो बढ़ती रहेंगी। आज 20,000 रुपए महीना में कमाती हूं तो मैं दिल्ली की जगहों को अब एक्सप्लोर करना चाहूंगी। मैं 2 लाख रुपए कमाना शुरू करूंगी, मैं इंडिया में घूमना चाहूंगी। मेरी 20 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, मैं अब्रॉड जाना चाहूंगी। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली ऑल्टरनेटिवली वांट्स भी तो बढ़ेंगी। ऐसा तो नहीं है वांट्स वहीं स्टैटिक रहेंगी, इच्छाएं तो बढ़ेंगी ही बढ़ेगी। एक पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी पॉज नहीं है। जैसे जैसे रिसोर्सेज आप बढ़ा लोगे, आप उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर लोगे, आप उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर लोगे, दूसरी ही तरफ वांट्स भी अपना बढ़ना बढ़ती 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 शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या फीचर निकल के आया? पहला तो ये कि मेरी ह्यूमन वांट्स जो हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड। और उन्हें पूरा करने वाले रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। एक और एग्जाम्पल से समझें। आज आप थके हुए हैं, घर जाते हैं, आपने कहा मम्मा भूख लगी है, तो आपका मन है सूजी का हलवा खाने का। आपने कहा मम्मा सूजी का हलवा बना दो। मम्मा ने कहा ठीक है भैया, बच्चा आया है, थका हुआ आया, पढ़ के आया, आज तो वैसे ही नया सब्जेक्ट है, पता नहीं मैम ने पकाया है या पढ़ाया है, तो हम बच्चे को सूजी का हलवा बना देते हैं। इतने में हमारे छोटे बहन भाई बड़े शरारती होते हैं, वैसे तो पूरा दिन कुछ नहीं खाना, लेकिन हमारे हाथ में कुछ चीज है तो वही चाहिए। सुबह से घर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेट सो के उठे हैं, लेकिन हमारे मुंह से जैसे ही निकला कि हमें सूजी का हलवा खाना है, सामने से आके बोलते हैं हमें तो भैया सूजी का पूड़ा या चीला जिसको आप बोलते हैं, हमें वो खाना है, या हमें इडली खानी है, हमें सूजी का डोसा खाना है, कुछ भी खाना है, लेकिन उन्हें भी खाना है। मम्मा को आया गुस्सा। मम्मा ने कहा आपस में एक दूसरे के सिर फोड़ लो, सूजी तो घर में इतनी है नहीं, एक चीज बनेगी, डिसाइड करके बता दो। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ, अल्टीमेटली ऑप्शंस क्या थे? 2 थे, या तो सूजी का हलवा या पूड़ा खा लो। उनमें से हमने सॉर्टिंग की, हमने क्या कहा? एक चीज बनेगी। अब एक चीज क्या बनेगी? रैंक कर लो, अपनी प्रेफरेंस दे दो, प्रायोरिटी इस टाइम पे किसकी ज्यादा है, कौन सी ज्यादा जो है प्रेसिंग वांट है, प्रेसिंग डिमांड है, मोस्ट अर्जेंट वांट है, उसको हम अभी इंस्टेंट पूरा कर लेते हैं। ले दे के बात हमारी यहाँ पे खत्म हुई कि हलवा ही बनेगा, क्योंकि हमारा नोना प्यारा बाबू पढ़ के आया है, आज इकोनॉमिक्स की नई क्लास लेकर आया है, हम इसके लिए सूजी का हलवा बनाएंगे। तो मम्मा ने क्या किया? मम्मा चाहती तो दोनों बना सकती थी, लेकिन क्योंकि सूजी जो हमारा रिसोर्स था वो बहुत ही कम था, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल था, हम सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमने फिर से प्रायोरिटाइज किया, रैंकिंग की कि कौन सी ज्यादा डिमांड जो है इस टाइम पे ज्यादा जरूरी है। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देती हूँ, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और। मेरी मंथली इनकम है सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये मेरी मंथली इनकम है 20,000 रुपए पर मंथ। मुझे रेंट भी पे करना है, मुझे राशन भी डलवाना है, मुझे अपने बच्चों की फीस भी देनी है, मुझे वेकेशन पे भी जाना है, मुझे आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी चाहिए। अब बताओ इसमें से कौन सी ऐसी डिमांड है जो मैं क्या कर सकती हूँ? छोड़ सकती हूँ, अभी के लिए अर्जेंट नहीं है, वेकेशन को मैं छोड़ सकती हूँ, ये इस टाइम पे मोस्ट प्रेसिंग डिमांड नहीं है, अर्जेंट डिमांड नहीं है। मैंने क्या किया? अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज किया, मैंने अपनी ज़रूरतों को रैंक किया। मुझे लगता है ये काम तो बाद में भी हो सकता है, या तो मैं ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दूंगी तब चली जाऊंगी, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेव करूंगी, मैं तब बाहर घूमने चली जाऊंगी। तो ये डिमांड तो अभी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर मैं अभी अपनी कार यूज कर रही हूँ तो भैया मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लूंगी, क्योंकि अभी मेरे लिए ये काम ज्यादा जरूरी है, मेरे बच्चों की फीस जरूरी है, घर का राशन जरूरी है, और रेंट के हाउस पे रह रही हूँ तो रेंट देना भी बहुत जरूरी है। मैंने फिर से क्या किया? अपनी जरूरतों को रैंक किया। ये वर्ड हमेशा याद रखें, हम अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी जरूरतों को रैंकिंग देते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी लगती है उन्हें पहले पूरा करेंगे और उसके बाद बाकी सारे काम। क्लियर है यहाँ तक ये बात? सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं? तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, घरेलू एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे ही दिया। अभी तक मैं इकोनॉमी के ऊपर नहीं आई, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, लेकिन मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको घर के दिए। रीजन बीइंग कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को पहले माइक्रो लेवल पे समझाना चाहती हूँ, बहुत ईजी वे में समझाना चाहती थी। अब हम जाएंगे नेशन के ऊपर। अब हम इस कॉन्सेप्ट को
नेशन वाइड लगाएंगे, कंट्री के ऊपर अपनी लगाएंगे। हमारी कंट्री में कितने सारे रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कोल, तो कोल का क्या हिसाब है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ काफ़ी रहती थी, हमारी रेलवेज जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि कोल उन्हें नहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल पा रहा था। ऐसा हुआ था, सुना था, अगर किसी ने भी सुना हो तो। क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्यों ये सारा इतनी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, अरे हमारी रेलवेज जो है उनके ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ बना? क्यों? क्योंकि कोल एक रिसोर्स है और वो रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट लेबर, अभी तो वो नॉन लिविंग की मैंने बात करी कोल की। इफ आई टॉक अबाउट लेबर, लेबर भी एक रिसोर्स है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक अर्जेंट ऑर्डर आ गया कि हमें कल या परसों इतने यूनिट्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, हमें बनाकर दो। तो जो हमारी प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्शन फर्म होती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, वो क्या बोलती है हमें सामने से कि भाई इतनी जल्दी तो ऑर्डर बनाना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास बंदा नहीं है, हम बंदा अरेंज करेंगे, आप 2 दिन बाद आके लेना, 3 दिन बाद आके लेना। तो क्या मतलब हुआ? वो लेबर एक रिसोर्स है जो कि स्कार्स क्वांटिटी में है, हमारे पास अबंडेंस में नहीं है, हम जब चाहें तब उसे नहीं बुला सकते और अपना काम निकलवा सकते। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्टडी जो है सामने निकल कर आई। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट को कहा गया है। इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट आया तो हम बोलते थे इकोनॉमिक्स इज अ हाउस होल्ड कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको रीजन बताए, घर से निकले हुए। घर में पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या पापा होते हैं, वो बही खाते बनाते हैं, पूरा एक लिख लेते हैं, इस महीने इतनी इनकम में ये खर्चा यहाँ करना है, इतना खर्चा यहाँ करना है। हम एक बही खाता बना लेते हैं, एक बजट बना लेते हैं ताकि हम इकोनॉमिकली काम करें। वही इकोनॉमिक्स है। तो घर से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही हमें सिखाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स, अकाउंट्स की बात करें तो पुराने टाइम से मुंशी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यही अकाउंट्स ही तो संभालते हैं हमारे। लेकिन अब उसका रिफाइंड फॉर्म आ गया, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम अकाउंटेंट्स बनते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं। लॉ की बात करें, लॉयर्स अब आ गए हैं, LLBs होती हैं, LLMs होते हैं। पहले भी तो ये काम होता था, पंचायत बैठती थी, वो घर से ही तो निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। तब कोई बुक्स थोड़ी होती थी, थीसिस थोड़ी होते थे कि ये लॉ है, ये लॉ नहीं है। पंचायत बैठती थी, फैसला हो जाता था। अब उसका रिफाइंड फॉर्म आ गया है, हम LLB करते हैं, हम LLM करते हैं, हम जज के एग्जाम्स देते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी घर से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, हाउस होल्ड कॉन्सेप्ट है। हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को जुडिशियसली यूज करना है, उसको वेस्टेज उसका कम करना है, मिनिमाइज करना है। ये सब चीजें जो हैं हम घर से सीख कर आए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो? कहीं कोई डाउट, कोई शक? व्हाट्स दैट? हाँ, कोई शक, कुछ पूछना है? पक्की बात, आगे बढ़ जाऊं? आइएगा, बुक्स खोलें, अपनी बुक्स खोलें। बुक्स खोल लें तो अच्छा है, नहीं तो आप स्क्रीन से देख लें। अच्छा, रिगार्डिंग रजिस्टर्स मुझे ज़्यादा मोटे नहीं चाहिए आपके। एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर बुक। मुझे छोटे छोटे हल्के फुल्के पॉइंट्स लिखवाने होते हैं। बनाइएगा ज़रूर रजिस्टर, लेकिन हाँ वो इतने मोटे मोटे मुझे नहीं चाहिए। एक पतला रजिस्टर विल बी सफिशिएंट, ठीक है? तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड, ठीक है? और 19th सेंचुरी तक हम इको को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जानते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतनी इन डेप्थ में नहीं आता, क्यों, कैसे, कब, क्यों कहा जाता है, नहीं, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देंगे आपको। वो भी बहुत रेयर रहता है इस पे क्वेश्चन आना कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है पॉलिटिकल इकोनॉमी, साइकोलॉजिकल इकोनॉमी, जोग्राफिकल इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी हम इसको कहते थे। उसके बाद अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की स्टडी की, इसके ऊपर थीसिस लिखा, इसके ऊपर वर्कआउट किया, तो उन इकोनॉमिस्ट का नाम, उन अंकल जी का नाम है एडम स्मिथ। ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले काम किया। एडम स्मिथ वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क इनटू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने जो अपना काम किया उसको एक बुक में लिखा, उस थीसिस को एक बुक में कन्वर्ट किया या लिखा, एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन।
ये बुक आई 1776 में और इसका प्यारा नाम है, छोटू नाम है, घर का पेट नेम है वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर है ये बात? दिस पैराग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, रीजन बीइंग यहाँ से कम 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। हर 1-2 अटेम्प्ट में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से जरूर अटकता है, जरूर फंसता है। कौन से हैं वो क्वेश्चंस, चाहे तो मार्क करें। पहला क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स किस वर्ड से लिया गया है? इकोनोमिया से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है, कौन सा वर्ड है? तो ये ग्रीक वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। थर्ड क्वेश्चन, कौन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड में काम सबसे पहले किया? एडम स्मिथ। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, किस साल में इनकी बुक आई? 1776 में। इस बुक का पूरा नाम क्या है? ये नाम है। और लास्ट क्वेश्चन, इसका छोटू प्यारा घर का नाम, पेट नेम क्या है? जी वो नाम है हमारा वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं जो इस पैराग्राफ, इस सिंगल पैराग्राफ से निकल के आते हैं। क्या ये बात क्लियर है? आप में से किसी ने भी मुझसे मार्किंग स्कीम नहीं पूछी कि मैम किस चैप्टर की कितनी मार्किंग स्कीम है, वेटेज कितनी है? मन में आया था ये सवाल? आया था किसी के? पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं? पूछें बच्चे प्लीज, कुछ भी सवाल है उससे पूछे। मार्किंग स्कीम मैं पूरे कोर्स के दौरान नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उसकी वजह है, जब हमें मार्किंग स्कीम पता चल जाती है ना, हम बहुत बायस हो जाते हैं। अरे ये चैप्टर कम मार्क्स का है ना, तो इसको कम प्रायोरिटी देंगे या बाद में पढ़ेंगे। और ये भेदभाव इको में नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर मिनिमम 8 to 9 मार्क्स का तो है ही है। ये मिनिमम मार्किंग है हर एक चैप्टर की। आपके 11 चैप्टर्स हैं, आप उस हिसाब से देख लो। एक इंडिविजुअल, एक सिंगल चैप्टर में से ऑलमोस्ट 8, 9, 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी चैप्टर होगा, इतने क्वेश्चंस तो आपके लिए आएंगे ही आएंगे, ये आप दिमाग में बिठा के रखें। और एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम क्या है वो हम बताएंगे एंड में, जब आईसीआई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देता है कि हाँ ये मार्किंग स्कीम है। वो मार्किंग स्कीम हमेशा सेम रहती है, कहीं एक आधे नंबर का फर्क आए तो आए, नहीं तो नहीं आता है। तो मार्किंग स्कीम ना तो खुद देखने की कोशिश करें, ना मुझसे पूछे, मैं तो वैसे ही नहीं बताने वाली, ठीक है। अभी के लिए आपको हर एक चैप्टर को इंडिविजुअल अटेंशन देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, उसके साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट पैरा आगे देखें। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज या स्कैरसिटी, पहले हम स्कैरसिटी को पकड़ते हैं। हम अगर बात करें बच्चे स्कैरसिटी की, बताएं क्या होता है जी? कमी। और किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अभाव होना, कम होना, वही होता है स्कार्सिटी, है ना। रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ये हमें पता है। अब मुझे ये बताओ कि स्कैरसिटी एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? क्यों रिलेटिव है? रीजन क्या है रिलेटिव होने का जी? ओके, और बताएं, और बताएं, कोई और? ओके, और बताएं। एब्सोल्यूट होगा, क्यों होगा? सेम रीजन। अच्छा, कोई और? कोई और तर्क वितर्क? हाँ जी बोलें। जितने वांट्स है उसके हिसाब से देखते हैं ना कि रिसोर्सेज का एग्जैक्टली, उसके हिसाब से देखते हैं। हिसाब मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन हम कब करते हैं? जब हमारे बीच में कोई या दो चीजें हैं, उनके बीच में कोई रिश्ता तय होगा, कोई रिलेशन होगा, तभी हम कहेंगे कि कोई चीज कम है या कोई चीज ज्यादा है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, अगर किसी का भी होता है ना हमारे आंसर तो गलत हो गए, अरे क्या बेइज्जती हो गई, ऐसा मत सोचना। आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप आंसर दोगे, वो सही है या गलत है वो मेरा मकसद यहाँ पे नहीं है। आप गलत बोल रहे हो मैं तब भी आपको नहीं टोकूंगी, आप सही बोल रहे हो तो मैं तब भी, अगर कमी होगी तो मैं अपने आप ऐड ऑन करके आपको दूंगी, बट मुझे आपसे आंसर्स चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन ना कभी भी बेनिफिट नहीं देगा आपको जब तक आप मुझसे खुद बात करने की कोशिश नहीं करोगे, इंटरैक्ट नहीं करोगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, वो बिल्कुल मोनोटोनस क्लास लगेगी। एग्जाम्पल्स भी इस तरीके से देना, हंसी मजाक वाले वीडियोस दिखाना, ये सब सिर्फ इसीलिए कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे हर एक सब्जेक्ट में। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। तो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, मुझसे बात करें, इंटरैक्ट करें, शर्माएं ना, हेजिटेट ना हो,
आगे बढ़ते हैं। तो स्कैरसिटी जो है बच्चे वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। हमें कब पता चलता है कि कोई चीज कम है, किसी चीज की हमारे पास कमी है, हमें कैसे पता चलेगी? मैंने कहा मेरा बर्थडे आ रहा है 1 सितंबर को, ठीक है, मेरा बर्थडे है 1 सितंबर को। मैं गई, मैंने कहा मुझे अपने बच्चों को ना केक देना है, मुझे अपने बच्चों के साथ केक काटना है। तो भैया जी मुझसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? वो मुझे यही कहेंगे ना कि मैम कितने लोग हैं खाने वाले, या मैं उन्हें बताऊंगी कि भाई इतनी स्ट्रेंथ है, मुझे उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी का केक दीजिए। ऐसा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इतने बच्चों में 1 किलो का केक ले आऊंगी तो बताओ क्या पूरा होगा? कमी है। कैसे पता चला कमी है? क्योंकि मैंने कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया? खाने वाले, कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने हमारा बैच साइज है, कितने लोग शेयर करेंगे, कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से मैं केक का ऑर्डर दूंगी। तो जब मैं एक रिलेशन तय करती हूं, जब मैं किसी चीज को कंपैरिजन में रखती हूं, तभी मुझे पता चलता है कि कोई चीज कम है या कोई चीज ज्यादा है। मम्मा ने कहा सूजी कम है। मम्मा को क्यों पता लगा कि सूजी कम है? क्योंकि 2 लोगों की डिमांड आ गई कि हमें डोसा या वड़ा या सूजी का चीला भी चाहिए और हलवा भी चाहिए। तो मम्मा ने कंपेयर किया ना कि भैया सूजी की क्वांटिटी कम है, इनकी डिमांड ज्यादा है, पूरी नहीं होगी। तो स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। हम अपने आप में किसी भी चीज को नहीं कह पाएंगे ये कम है या ये ज्यादा है। यहाँ कितनी चेयर्स पड़ी हैं वो डिपेंड करेगा हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। जब तक स्टूडेंट्स नहीं होंगे हम उतनी चेयर्स नहीं लगा सकते। ऐसा होगा ना। तो स्कैरसिटी कोई चीज कम है या ज्यादा है वो हमें कंपैरिजन करके ही पता चलता है। एक रिश्ता तय करना पड़ता है, एक रिलेशन तय करना पड़ता है, तभी हम कहते हैं वो चीज स्कार्स है। कोल वाला एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किया। कोल वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? कोल की क्वांटिटी कम है, यूजेस बहुत ज्यादा हैं उसके। कुकिंग में भी चाहिए, प्रेस करने हैं कपड़े तो उसमें भी चाहिए, रेलवेज में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो जब मैंने ये देखा कि यूजेस ज्यादा हैं और जो क्वांटिटी है वो कम है, तब मुझे पता चला कि मेरे जो कोल है, जो मेरा रिसोर्स है, वो स्कार्स है। क्लियर है यहाँ पे ये बात? तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है, ये बात क्लियर है आपको? पक्की बात? पक्की बात। एग्जाम का क्वेश्चन ये आता है, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में पूछ लेते हैं। स्कार्सिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो बच्चे होता है 90% एब्सोल्यूट पे टिक करके आते हैं, बट ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ जाएं। देखें अब, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वो वर्ड आ गया है। रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कार्स हैं। और स्कार्सिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आर एलोकेटेड टू सैटिस्फाई द कॉम्पीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं, लेकिन डिमांड्स, जरूरतें, चाहतें, इच्छाएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, डिजायर्स, वांट्स, नीड्स, वो अनलिमिटेड हैं। उन पे कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर हम रिसोर्सेज को कोशिश भी कर लें बढ़ाने की, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, तब भी हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें अपनी वांट्स को, जो मोस्ट प्रेसिंग है, जो मोस्ट अर्जेंट है, जो इमरजेंसी है, जिनको पूरा करने की, पहले हम उन्हें पूरा करेंगे। मतलब हम रैंक करेंगे, हम प्रायोरिटाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Economics is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants. जो हमारी unlimited wants है, उनमें से फिलहाल किस चीज की पहले जरूरत है पूरा करने की, हम उसे पूरा करेंगे और फिर हम आगे कहीं बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? पक्की बात है? पक्की बात। Economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce resources. सिर्फ एलोकेशन ही जरूरी नहीं है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ये बात? उनके यूसेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है, वेस्टेज को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? कुछ पूछना है? आगे बढ़े। पक्की बात। अब यहाँ पे हमारे 2 फंडामेंटल लॉज जो है वो निकल के आते हैं, 2 जरूरी बातें निकल के आती हैं। पहली ये
पहली कौन सी कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, उन्हें पूरा करने वाली रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे रिलेटिवली स्कार्स हैं, वो लिमिटेड हैं। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3 मैं लिखवा रही हूं, लिखें। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये थर्ड पॉइंट है। तो बेसिकली रिसोर्स के 3 फीचर्स निकल के आते हैं। रिसोर्स के नहीं, अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टडी के, तो उसके 3 फीचर्स निकल के आते हैं। क्या कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और उनकी हमारी जो वांट्स हैं वो एवर इंक्रीजिंग है, वो अनलिमिटेड है। बताओ बच्चे, यहाँ तक कुछ भी पूछना चाह रहे हो? कहीं कोई शक, कुछ डाउट, प्लीज क्लियर कर लेना। मैं बहुत बेसिक लेवल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कहीं पे भी मैं 11th 12th का आपसे जिक्र नहीं कर रही। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ सीख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है बातें? चलें आगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जो डिफरेंस है, जो गैप है किसके बीच का, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच का और अनलिमिटेड वांट्स के बीच के, इस गैप को क्या नाम दूं, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं? बताओ। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड डिमांड्स, इसके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? स्कार्सिटी। तो ये जो गैप है लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच का, अनलिमिटेड नीड्स वांट्स के बीच का, इसको हम स्कार्सिटी का नाम देते हैं। स्कैरसिटी, स्कार्सिटी, आप जो भी कहना चाहें। इंग्लिश क्लास नहीं है तो कुछ भी कह लो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स के बीच का जो फासला है उसको हम स्कैरसिटी का नाम देते हैं। क्लियर है ये बात? आगे। Scarcity refers to a basic economic problem, the gap between the limited resources and limitless wants. This situation requires people to make decisions about how to allocate resources efficiently. इसी की वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जो resources कम हैं उनका हम judicious use करें, उन्हें हम properly use करें, उन्हें हम efficiently, effectively utilization में लेकर आएँ, उनका unnecessary wastage ना करें, और अगर wastage है तो उसको हम eliminate करें, उन्हें हम minimize करें. In order to satisfy the basic needs and requirements, for example, it can be scarcity of physical goods such as gold, oil, land. मैंने आपको coal का example दिया है, और it can be in the form of money, labor और capital. labor का example भी मैंने आपके सामने दिया कि अगर production है, emergency order आ गया, urgent order आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें labor arrange करनी पड़ती है. तो at very particular point of time तो कोई भी resource हमारे पास abundance में नहीं होता है और कभी हो भी नहीं सकता है. तो these resources, these limited resources have alternative uses. ये हमने यहाँ पे बात लिख ली है. That is the very nature of scarcity कि ये हमें हमारी ज़रूरतों के ऊपर लगाम लगाना सिखाता है, pause, stoppage या postpone करना सिखाता है कि अगले महीने घूमने चली जाऊंगी, अभी तो पैसे नहीं बचे हैं. सेविंग्स करूंगी तो घूमने चली जाऊंगी, या फिर जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं घूमने चली जाऊंगी. तो हमें हमारे वांट्स के ऊपर लिमिट लगाना सिखाता है, और या फिर हमें अपनी वांट्स को पोस्टपोन करना सिखाता है. क्लियर है ये बात? हाँ पूछें. जैसे कोल है, कोल का एग्जांपल दिया मैंने, रेलवेज में भी यूज कर सकती हूँ. हाँ, कुकिंग में भी यूज होता है. प्रेस करना चाहो, कपड़े प्रेस वाले होते हैं वो भी कोल यूज करते हैं. कोल की जरूरत तो कोल ही पूरा करेगा. अगर हमें एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, आप किसी भी एक रिसोर्स को 10 जगह यूज कर सकते हो. सूजी से आप हलवा भी बना सकते हो, आप इडली भी बना सकते हो, आप डोसा भी बना सकते हो, आप चीला भी बना सकते हो. पनीर से आप मटर पनीर बनाओ, शाही पनीर बनाओ, कुछ भी बनाओ. ऐसे ही नेशन के ऊपर अगर मैं आऊं तो कोल से आप चाहे उसको रेलवेज में यूज करो, चाहे आप उसको प्रेस करने में यूज करो, चाहे आप उसको कुकिंग में यूज करो. स्टील के चाहे तो आप बर्तन बनाओ, या स्टील का आप किसी और चीज में इस्तेमाल करो. कोई भी एक रिसोर्स हो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. क्लियर है बात? पेन है, पेन को या तो आप लिखने में इस्तेमाल करो या स्कूल में पेन फाइटिंग करो, यूज तो है. तो कोई भी रिसोर्स अगर आप पकड़ो तो हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव यूज आपको मिलेगा. अब उन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है ये हमें बताएंगी हमारी उस टाइम की जरूरत. जो ज्यादा जरूरी है उस हिसाब से हम उस चीज को यूज कर लेंगे, मतलब अपने रिसोर्स को एलोकेट कर लेंगे. क्लियर है ये बात?
एक चीज और, जो हम इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, जो हम पूरा इकोनॉमी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो है बच्चे हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा किसी भी चीज का। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है और मैं चली जाऊं डिमांड चैप्टर के पास, या अभी हमने लेबर का एग्जाम्पल किया, मेरी लेबर नहीं है, मुझे प्रोडक्शन करनी है, मैं चली जाऊं प्रोडक्शन चैप्टर की किताबें खोल के बैठ जाऊं, मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुझे इकोनॉमिक स्टडी जो है वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करने में केवल मेरी मदद करेगी, क्योंकि मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, सामने वाला कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा इंसान, तीसरी फर्म कुछ और प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन चैप्टर हमने तो सबने एक ही पढ़ा है, सबने एक ही पढ़ा है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी तो सबके लिए अलग अलग है ना। तो ये कभी भी एग्जैक्ट सोल्यूशन इकोनॉमिक स्टडी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन देती है, एक देखने का नजरिया बताती है कि किस तरीके से हम सही दिशा में जा सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलता है कभी भी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स अगले चैप्टर में हम करेंगे, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर इकोनॉमी के पास होगी। या स्केर्सिटी की प्रॉब्लम, चाहे अब डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, रूरल है, अर्बन है, सेमी रूरल है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स है, दुबई है, कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, स्केर्सिटी तो हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। अंबानी है, टाटास हैं, बिरलास हैं, अभी भी पैसा कमा रहे हैं, क्यों? उनको लगता है जो पैसे उनके पास हैं वो भी कम है, उन्हें अभी भी रिचेस्ट पर्सन बनना है, तो जिसके पास जितना उतना ही कम होता है, तो रिसोर्सेज जितने आ जाएंगे वो लिमिटेड ही रहेंगे, हमारी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। इकोनॉमिक स्टडी कभी भी सोल्यूशन नहीं देगी, सिर्फ हमें राइट पर्सपेक्टिव में स्टडी करना सिखाएगी, इस बात को लिखें। Economic study does not provide solution to economic problems. It only helps to examine या analyze the situation in right direction. क्लियर है? पक्की बात है? टेस्ट ले लूं छोटा सा? क्लियर है सब कुछ? सबके सिर उठ गए, कौन सा टेस्ट? क्लियर है? कुछ पूछना चाह रहे हो? कुछ भी? लिख लिया? आगे बढ़े। आइएगा, अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। साथ में करना पसंद करेंगे या टाइम लेना चाहेंगे? आई बिलीव कि अभी फर्स्ट डे है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो पहले हम खुद एक साथ करते हैं, तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी सिखा दूंगी। इंटरप्रिटेशन एज इन, कोशिश करिएगा इकोनॉमिक्स में क्या कोशिश करनी है कि ऑप्शंस को बिना देखे आंसर्स आपको पता चल जाएं। ये बहुत 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 जरूरी है, हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही ना पड़े। जब हम क्वेश्चन पढ़े हमें उसी टाइम ऑप्शन दिमाग में क्लिक हो जाए, और जब हम ऑप्शंस ढूंढे तो हमें वो चीज मिल जाए। और जब ऐसा होता है तो हमें 100% पता चल जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मार्क कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन करना डे 1 से आप आज से ही सीखेंगे। क्वेश्चन की एक जो पहली लाइन है उसमें से मेन वर्ड को ढूंढने की कोशिश करें, और उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो सब वापस से अपने दिमाग में लेकर आने की कोशिश करें, तभी वो क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कैलकुलेटर्स की, बताएं इकोनॉमिक्स में कैलकुलेटर्स अलाउड है या नहीं है? एज इन सीए में अलाउड है या नहीं है? और अलाउड है। इकोनॉमिक्स में मैं चाहूंगी आप कैलकुलेटर्स यूज ना करें, सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे बाकी आपको ठीक लगे वो आप काम कर सकते हैं।
इसका रीजन क्या है कि इको में बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं, या आप कॉस्टिंग, खैर कॉस्टिंग तो अभी नहीं है, तो जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हमारे इको में नहीं होती है। कभी कभी क्या देखा गया है कि बच्चा कैलकुलेटर की आदत तो डाल लेता है इको में, लेकिन एग्जाम डे के दिन जो भी रहता है आप भूल जाते हैं कैलकुलेटर लेके जाना, नहीं याद रहता है। वहां पे ना अचानक हम अपना सारा दिमाग वहीं लगा देते हैं, अरे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ गया तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर तो है नहीं, इधर झांक उधर झांक, कोई तो दे देगा कैलकुलेटर। वो स्ट्रेस में ना सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ये स्ट्रेस आप देखोगे ऐसा होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है, अरे क्या हुआ कैलकुलेटर ही तो भूल गया मैम, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है बच्चे, हमने आदत डाली होती है कैलकुलेटर के ऊपर, वो भूल जाते हैं, एग्जाम सारा खराब कर देते हैं। तो इको में आई वुड सजेस्ट यू हाथ से मैन्युअली कैलकुलेशंस करने की कोशिश करें, आदत ना डालें कैलकुलेटर की ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल की कैलकुलेशंस होती हैं और कभी कभी तो आप देखेंगे कैलकुलेशन इतनी करने की जरूरत भी नहीं है, हाथ से भी नहीं करनी पड़ेंगी, आप ओरली जवाब दे देंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी जैसा आप ठीक समझें आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे आइएगा अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टडी की कहीं ना कहीं बात हो रही है, और जो इकोनॉमिक्स है उसमें अभी तक हमने सिर्फ मेजर मोटी मोटी क्या बात की है कि रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इतना ही पढ़ा है, मेन तो यही पढ़ा है। ढूंढो क्या ऑप्शन मिलता है, ऐसा मिलता है, अगर है तो आप करेक्ट हो, आपको बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बैकवर्ड चलते हैं, जिनके ऑप्शंस देख के ही समझ में आता है भाई क्या होगा, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगी जब आप आज से इंटरप्रिटेशन करना शुरू करोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस 80% क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपने मुझे क्या बताया, गुड, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड डिमांड्स एंड नीड्स आर फाइनाइट, crucial to understand how we can best allocate our resources. Resources have alternative uses, so all of the above are correct. Next question, question number 3 पर आए। The resources required to satisfy our unlimited wants and needs. बच्चे रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, ए ऑप्शन दोबारा पढ़ें, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, वो हमारे फाइनाइट हैं, हर जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज फाइनाइट है वो लिमिटेड है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है भैया, अनलिमिटेड वांट्स और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्कार्सिटी कहते हैं। और स्कार्सिटी क्या है, हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यही दो बातें हमने की हैं, इससे रिलेटेड तो यही दो बातें समझिए। ढूंढो क्या ऑप्शन है कहीं ऐसा, जल्दी से बताओ, सी, बी, बी बी बी, रिलेटिव स्कैरसिटी। गुड, कुछ पूछना है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, पक्की बात, गुड कीर्ति, ऑनलाइन वाले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इम्प्लीकेशंस डज रिसोर्स स्कैरसिटी हैव फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। स्कैरसिटी क्या है, कमी, रिसोर्सेज की कमी, उनको जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम अपनी सारी जरूरतें तो पूरी नहीं कर सकते, चाहे आप रिसोर्सेज बढ़ा भी लो तो साथ के साथ वांट्स भी बढ़ जाएंगी। आंसर ढूंढो, पक्का सबका ए है, सबका ए है, तो नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, कभी भी नहीं हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्वेश्चन 6 पर आए, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इम्पोजेज लिमिटेशन ऑन, तो ये मैंने आपसे पहले ही बात करी, स्कैरसिटी कहीं पे भी, कोई भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन हो, मिलनी ही मिलनी है। आप अर्बन, रूरल, हाउस होल्ड, फर्म्स, नेशन, वर्ल्ड, कहीं पे भी चले जाओ, किसी की भी बात कर लो, ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब बताओ ऑप्शन क्या होना चाहिए,
ए, पक्की बात है। 6 का ऑप्शन ए। हाउस होल्ड हो, बिजनेस फर्म हो, सरकार हो या नेशन एज अ होल हो, हर जगह हमें स्कैरसिटी मिलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा 12। कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर करना है, अज्यूम करना है, 100% ट्रू नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। एंड में कुछ पूछ रहे हो आपसे, कोई डाउट है बच्चे मुझसे पूछ लो प्लीज। हाँ, 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। कंसिडर करना है, अज्यूम करना है, मिथिकल सिचुएशन है, 100% ट्रू नहीं है। तो आप कंसिडर करो कि अगर प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले, जहां पे सारे फार्मर्स थे, तो क्या हम कह सकते तब स्क्वायरसिटी नहीं हुई होगी? तब भी होगी। अ मिथिकल इकोनॉमी, ये तो कह ही रहे कि भाई मिथ है, मान लो। अ मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज अ बिलियनियर, अगर यहाँ पे सारे टाटा, अंबानी, बिरला बन जाए तो क्या हम कह सकते हैं स्क्वायरसिटी खत्म? नहीं। आज अगर BMW है तो कल को मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके बाद मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर मुझे अपनी प्राइवेट जेट भी चाहिए। तो जैसा पैसा आएगा उस हिसाब से जरूरतें भी बढ़ती रहेंगी। उसके बाद एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर मैं सब में यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं इनकम का, तो क्या ये दिक्कत खत्म हो जाएगी स्कार्सिटी की? नहीं होगी। तो बताओ ऑप्शन क्या हुआ? डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। Economic goods are considered scarce resources because they cannot be increased in quantity, do not exist in adequate quantity to satisfy requirements of society, are of primary importance in satisfying social requirements, are limited to man-made goods. बताएं, पक्की बात है बी? भाई क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितनी मर्जी बढ़ा लो, वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इज बी। क्लियर है सबको? गुड। हर्षित, कीर्ति, टिशा, गुड। क्वेश्चन नंबर 40। देयर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, हमें इकोनॉमिक स्टडी क्यों करनी है भाई? रिसोर्सेज कम है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अभी तक हमने करा क्या? यही सब तो किया है। तो ऑप्शन डी। गुड। 41, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, जस्ट अभी किया है। इट एंश्योर्स ऑल प्रॉब्लम्स विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, इट इनेबल्स टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, इट गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम। सी। वेरी गुड। कितने बच्चों के सारे ठीक हैं? वाओ, सबके, ऑलमोस्ट सबके। हाँ, 99% के हाथ तो खड़े हो गए। गुड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये लेवल है इंस्टीट्यूट का, ये लेवल है आपके एग्जाम का। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इंस्टीट्यूट के हैं, ICI के ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास को सुनने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। कहीं पे अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताएं, पूछना है कुछ? पक्की बात है, सब समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 2 होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, पेज नंबर 4। माइक्रो क्या होता है? इंडिविजुअल। मैक्रो क्या होता है? एग्रीगेट्स। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो I स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। याद करने का तरीका भी यही है और लॉजिक भी यही है। मैक्रो की बात करें तो जब हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, चाहें तो लिख लें इस चीज को, जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, इंडिविजुअल नेशन की बात करें, हम माइक्रो लेवल पे, हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। जब हम नेशन एज अ होल बात करें, जब मैं आप पूरी क्लास की बात करूं, तो मैं किसकी बात कर रही हूं? मैक्रो कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये माइक्रो और मैक्रो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। एक ही चीज माइक्रो भी बन सकती है, वो मैक्रो भी बन सकती है। अब वो माइक्रो है या मैक्रो है, हमारे क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस देख के।
3 ऑप्शंस एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, उसी को पकड़ लो। अब वो हो सकता है एक अलग ऑप्शन माइक्रो भी हो या मैक्रो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 3 जो एक साथ है और जो एक अलग है वही हमारा आंसर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट रोहिणी एंड इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, बताओ माइक्रो कौन सा, मैक्रो कौन सा? रोहिणी माइक्रो बनेगा, दिल्ली मैक्रो बनेगा। अब बताओ दिल्ली इंडिया, दिल्ली माइक्रो बन गया, इंडिया मैक्रो में चला गया, इंडिया वर्ल्ड, इंडिया माइक्रो बन गया, वर्ल्ड मैक्रो बन गया। डिसाइड कैसे किया? जब कंपैरिजन में कोई और जगह भी थी, कोई और चीज भी थी। तो इंडिविजुअल अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है, आप नहीं बता पाएंगे वो माइक्रो है या मैक्रो है, आपको सारे ऑप्शन स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द बुक, जो वर्ड माइक्रो है वो कहां से डिराइव किया गया है? अगेन ग्रीक वर्ड से, माइक्रोस से, विच मीन्स स्मॉल इंडिविजुअल। जो मैक्रो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग एग्रीगेट, टोटल। जब हम टोटल टोटैलिटी में बात करते हैं, एग्रीगेट्स में बात करते हैं, वो बनता है मेरा मैक्रो कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके? ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो वही लाइन लिखी है कि द वर्ड माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, इट इज अ स्टडी ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। इस लाइन को छोड़ दें, पढ़ के इक्विलिब्रियम चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, आगे मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, फुल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? पक्की बात? ये इक्विलिब्रियम वाला अक्षर समझ में आ रहा है अभी? अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो, आगे चैप्टर आएगा, इंडिविजुअल चैप्टर है, वहां पे अच्छे से टेकअप करेंगे। ठीक है, जब हम बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल स्टडी करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम में, तो मतलब हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, हम छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स की बात नहीं करते, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं कब? जब कंपैरिजन में कोई स्टेट है, तो वो मैक्रो है। ठीक है, जब मैं सिर्फ डिमांड की बात करूं तो वो माइक्रो है, जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं वो मैक्रो है, जब मैं सिर्फ सप्लाई बोलूं वो माइक्रो है, जब मैं एग्रीगेट सप्लाई बोलूं वो मैक्रो है, जब मैं सेविंग्स बोलूं वो माइक्रो है, जब मैं एग्रीगेट टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन बात करूं तो वो मैक्रो है। डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। यहां पे अब मेरा एक सवाल आपसे फिर से, मैं आपसे पूछती हूँ, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, मुझे बताना है कितना किसको दिया जाए और उसका एलोकेशन करना है, एज इन हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है। माइक्रो के पास जाना चाहिए या मैक्रो के पास? कितने बच्चे माइक्रो के साथ हैं? अरे दिल तोड़ दो, कितने बच्चे माइक्रो के साथ हैं? डर के तो नहीं खड़ा किया ना हाथ? माइक्रो के साथ और कौन है? आप हैं, और बाकी सब आप मैक्रो के साथ हैं। पक्की बात? यही मतलब है ना, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो मैक्रो के साथ हैं। मुझे माइक्रो का रीजन बताएं, आप बताएंगे? अरे कुछ भी बोलो बच्चे, गलत ही बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो। आपने बोला ना माइक्रो है, तो कुछ सोचा होगा, दिमाग में कुछ तो आया होगा, क्यों है माइक्रो? गलत बोल दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलो। एलोकेशन तो इंडिविजुअल बेसिस पे करोगे ना, एग्जैक्टली, किसको कितना देना है। एग्जैक्टली, यही आंसर है, आंसर भी यही है। और कौन है माइक्रो के साथ? हाँ बताएं, आप बताएं रीजन। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आप बता दो। यहाँ देने की बात नहीं कर रही मैं, आप ठीक हो, 90% ठीक हो, कहने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया। हम यहाँ पे देने की बात नहीं कर रहे, दे तो चुके हैं, अब उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, वहां एलोकेशन करना है। तो वो कॉन्सेप्ट अब बताओ थोड़ा सा, कहीं अगर फिर से कहीं आइडिया हो, जिन्हें माइंड चेंज करना हो, जो मैक्रो वाले माइक्रो में जाना चाहते हैं, माइक्रो वाले मैक्रो में, अब बताओ क्या है, माइक्रो या मैक्रो? अरे बोलो, गलत ही बोल दो, डर रहे हो क्या? शक्ल अच्छी नहीं है।
बताओ यार, मेकअप करूं और फिर तो पहचान नहीं पाओगे। चलो जोक्स अपार्ट, जल्दी से बताओ माइक्रो या मैक्रो? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अ गुड शुभी। माइक्रो एंड मैक्रो, अगर इन दोनों में से कहीं एक जगह मुझे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को डालना है तो मैं माइक्रो में डालूंगी। माइक्रो में क्यों डालूंगी बच्चे? जब तक हम इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे रिसोर्सेज का जुडिशियसली यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक नेशन एज अ होल डेवलप नहीं करेगा। सरकार ने एलोकेट कर दिए रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये रिसोर्स इतना परसेंट कोल, इतना परसेंट रेलवेज के पास जाएगा, इतना परसेंट कुकिंग गैस इंडस्ट्री में जाएगा, इतना परसेंट यहां जाएगा। उसने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने या जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। लेकिन जब तक हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपने इंडिविजुअल लेवल पर उसको वर्कआउट नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। अगर मैं वापस से हाउस होल्ड पे आऊं तो घर नहीं चलेगा। हमारे पापा ने, हमारे फादर ने, हमारे पेरेंट्स ने या फादर ने क्या किया, मंथली इनकम आई, मम्मा के हाथ में दे दी। पापा ने तो दे दिया ना, पापा एज इन गवर्नमेंट हो गए। घर चलाने वाले इंडिविजुअल्स कौन? हमारी मम्मा। अब जब तक वो नहीं यूटिलाइज करेंगी उन पैसों को कि हाँ भैया इस महीने इतना पैसा एज पॉकेट मनी मुझे अपने बच्चों को देना है, इतना फीस में रखना है, इतना घर चलाना है, राशन लाना है, रेंट देना है, तो इंडिविजुअल एलोकेशन जब तक नहीं होगा, अगर मम्मा घर सही से नहीं चलाएंगी तो घर नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में नहीं सही से चल पाएगा अगर हम अपनी सैलरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे। उसी तरीके से जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, जो लिमिटेड रिसोर्सेज जितनी भी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हर एक हाउस होल्ड, हर एक फर्म अपने लेवल पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगी, वो नेशन तक बात नहीं पहुंच पाएगी। तो बेस, मैं यहाँ पे सिर्फ बेस की बात कर रही हूँ। बच्चे कहते हैं कि मैम गवर्नमेंट है वो भी तो एलोकेट कर रही है, तो वो तो मैक्रो कॉन्सेप्ट हो गया। मैं बच्चे बेस की बात कर रही हूँ। बेस जो बनता है एलोकेशन का वो माइक्रो के पास जाता है। तो जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, एलोकेशन उनका नहीं करेंगे, हम मैक्रो लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इज दैट ओके? बात क्लियर है? पक्की बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा ये वाली लाइंस। It helps to examine how the individual units, consumers or firms make decision and allocate their scarce resources. मैक्रो के पास जाते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल्स की। ओवरऑल कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनके एग्रीगेट्स कैसे शिफ्ट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली इनमें कैसे चेंजेस आते हैं, वो बात हम यहाँ पे करते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद इट इंक्लूड्स व्हाट? प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें, मेरा प्रोडक्ट है, मुझे पता है ना मैंने कितना रॉ मटेरियल लगाया है, कितनी लेबर है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी मैं ही रखूंगी। तो एक प्रोडक्ट जिसका है वो प्राइस रखेगा, हेंस माइक्रो। कंज्यूमर बिहेवियर, आपका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, मेरे टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद है, क्या आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ये तो इंडिविजुअल सबका अपना अपना डिसीजन रहता है, हेंस माइक्रो। फैक्टर प्राइसिंग, हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो आपने मुझे बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली चारों रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो ये माइक्रो कॉन्सेप्ट है फैक्टर प्राइसिंग। हर एक फैक्टर को कितना हमें रेट करना है, कितना हमें उसको एलोकेट करना है, उसकी कॉस्टिंग कितनी रखनी है, वो तो हमें ही पता है ना, हमने कितना फैक्टर यूज किया है, हेंस माइक्रो। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन में से मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रही हूँ, मैं बीपीएल की बात कर रही हूँ, मैं रिच क्लास की बात कर रही हूँ, मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। पूरे टोटल सेक्शन में से, ओवरऑल पॉपुलेशन में से एक हिस्सा मैंने उठा लिया, हेंस माइक्रो। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, बहुत सारी इंडिविजुअल फर्म्स है, फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स इंडस्ट्री बना लेती हैं। उस इंडस्ट्री में से मैं किसी फर्म की बात कर रही हूँ, हेंस माइक्रो। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे जो है ऑपरेट कर रही हैं। मैं पर्टिकुलर एक स्टील इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं सारी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रही, हेंस माइक्रो।
हेंस माइक्रो. इज दैट ओके? क्लियर है? पक्की बात. आते हैं मैक्रो पे. यहाँ पे देखिए सारी बातें टोटल में होंगी. नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बीओपी, बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हो, सरप्लस निकालते हो, डेफिसिट निकालते हो, नेट इम्पोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब बातें करते हो. तो वो इंडिविजुअल फॉर्म तो नहीं करती, वो तो पूरे जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पूरी नेशन कर लेगी तब टोटल आने के बाद हमारे पास हमें पता चलता है सरप्लस है या डेफिसिट आया. तो नेशनल कॉन्सेप्ट है, पूरे नेशन पे लग रहा है, आप पे या मुझ पे नहीं लग रहा है. मैक्रो कॉन्सेप्ट. एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी. अच्छा, एक हिंट देती हूँ. हिंट क्या है? मतलब एक तरीका ही है ये. कोई चीज ना समझ में आए ना, उसको मैक्रो के पास भेज दो. एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी शायद अभी आप नहीं समझ पाएंगे, ना आपने पढ़ा होगा, ना ही आप फाउंडेशन में शायद आप पढ़ेंगे या आगे आप पढ़ेंगे. तो कुछ चीजें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, वो अधिकतर मैक्रो का पार्ट बनती हैं. एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, जब हम डॉलर की बात करते हैं, इंडियन रुपीस में इंडियन की बात करते हैं, थाईलैंड बाट्स में डॉलर्स, या आपके दुबई करेंसी की बात करें, यूरोज में बात करें, इस तरीके से जब हम अपनी करेंसी का इवैल्यूएशन दूसरी करेंसी के साथ करते हैं, उनका कंपैरिजन, दैट इज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी. तो वो तो ऐसा नहीं है ना मेरे और आपके परचेजिंग से या सेल से या बाहर आने जाने से हम रेट हिला देंगे, ऐसा तो नहीं होता. ये तो टोटल सारी चीजें देखी जाएंगी, तब कहीं जाके हमारा करेंसी के रेट्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं. हेंस मैक्रो कॉन्सेप्ट. टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्रो कॉन्सेप्ट. क्लियर है? पक्की बात. कुछ पूछना है? पूछ लो, कुछ तो पूछ लो. हाँ पूछो. एक बार माइक ले लो. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन माइक्रो में क्यों है? माइक्रो में क्यों है? हम टोटल पॉपुलेशन में से किसी एक सेक्शन को पकड़ रहे हैं. उस टोटल पॉपुलेशन में रिच क्लास भी है, पुअर क्लास भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी हैं, रूरल पॉपुलेशन भी है, अर्बन पॉपुलेशन भी है. जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ लेंगे तो माइक्रो ही होगा ना. तो माइक्रो ही होगा इन कंपैरिजन टू द एंटायर पॉपुलेशन. क्लियर है? पक्की बात. और कुछ किसी को पूछना है? पूछे? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? चलो आए फिर क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. Which of the following, I'm so sorry, question number 7. Question number 7. Macroeconomics is also called dash economics. Option B. Pakka? Good. Next question 9. A study of how increases in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of macro. Good. A option. Next question 10. Which of the following does not suggest a macro approach for India? कौन सी है? पक्का? क्यों भी? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंपनी की बात हो रही है, इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है. बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो बड़े लेवल पर हैं, और ये जो ABC है वो क्या है, माइक्रो या मैक्रो? गुड. तो ऑप्शन बी, ये मैक्रो अप्रोच सजेस्ट नहीं करता. एग्जाम में ना ये नॉट कहीं दिखे ना, उसको बोल्ड कर लिया करो. नहीं ध्यान में रहता है कि वो माइक्रो पूछ रहे हैं या वो मैक्रो पूछ रहे हैं. यहाँ पे वो पूछ रहे हैं मैक्रो नहीं है और हम मैक्रो ही ढूंढने बैठ जाते हैं. तो कुछ कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि उन्हें बोल्ड कर लिया जाए तो ज्यादा फायदा मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not a subject matter of microeconomics? पक्का? किसी और के मन में कुछ और आ रहा है? डी को लॉक कर दूं? 100%. पढ़ें ऑप्शंस एक बार. क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो नहीं है, मतलब मैक्रो है, मैक्रो ढूंढना है,
प्राइस ऑफ मैंगोज, मैंगोज क्या है, माइक्रो मैक्रो? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए एक ट्रक बनाना है, माइक्रो। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगोज मार्केट, मैंगो मार्केट के लिए, बाकी हम किसी और की बात नहीं करें। देखो इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो ये मैक्रो भी बन सकता है ना, लेकिन क्योंकि हमें कंपैरिजन सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं तो उनका स्टेटस जो है वो बदल जाता है। वही चीज जो माइक्रो होती है वो मैक्रो दिखती है अगले ही पल, और मैक्रो वाली माइक्रो बन जाती है। तो सारे ऑप्शंस को प्लीज ध्यान से जरूर पढ़ना, सबको इवैल्यूएट करना, तभी किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो बताएं ऑप्शन कौन सा सही है? डी, वेरी गुड। जो डी है वो हम नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, नेशन एज अ होल की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है। 13 के बाद आए 14th पर। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज, पक्की बात, पक्की बात, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। 14th के बाद आओ 17 पर। Which of the following would be considered a topic of macro ढूंढें। Effect of increase in wages on the profitability of cotton industry। Effect, किसी ने बी बोला, किसने बोला? अच्छा सी बोला। C option is obviously correct. The effect of an increasing inflation rate on living standards of people in India। जो इन्फ्लेशन रेट है वो मेरे या आपकी वजह से नहीं आएगा। जब सभी लोग एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड करेंगे और पीछे से सप्लाई कम हो जाएगी तभी उसके प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन आएगा। तो इंडिविजुअल परचेज, इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल प्राइसिंग जो है वो डिसाइड नहीं कर रहा है इन्फ्लेशन रेट। ये तो जब टोटल पूरी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी चीज को परचेज कर रही है और इतना परचेज कर रही है कि सप्लाई कम हो गई है, तभी उस चीज के रेट बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन आते हैं, हेंस मैक्रो। 17 के बाद 32 पर आ जाओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, पक्की बात, कर दूं लॉक? गुड। 32 का बी, कितने बच्चों के सारे ठीक हैं? गुड, समझ में आया? कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, कुछ भी पूछना है? पक्की बात। ये जो चैप्टर है कल वाइंड अप कर देंगे, बहुत छोटू सा चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। शुरू के 2-3 चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, कब शुरू होके कब खत्म हो जाते हैं नहीं पता चलता है। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत 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 टाइम कंज्यूम करने वाले हैं, एक एक चीज को इन डेप्थ स्टडी करेंगे और 2 चैप्टर्स के बाद ही हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी शुरू हो जाएगा जहाँ पे हम अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ही वेटेज है जितनी की हमारी थ्योरी पार्ट की है। तो ऐसा ना करिएगा कि थ्योरी की आड़ में प्रैक्टिकल छोड़ें, प्रैक्टिकल की वजह से थ्योरी छोड़ें। सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, इसी वजह से मैं कभी भी मार्किंग स्कीम भी नहीं बताती हूँ। कभी भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो प्लीज उस डाउट को क्लियर कर लें, वो बहुत जरूरी है। उस डाउट के साथ घर पे मत जाना, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर्स ले लेना, आई विल शेयर विद यू। बाहर कहीं पकड़ लेना, क्लास में पूछ लेना, लेकिन डाउट्स प्लीज क्लियर करना। टेस्ट देना बहुत 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 जरूरी है। वॉल्यूम 1 को आप रोज कैरी करेंगे अपने साथ क्योंकि इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हमने करने हैं। रजिस्टर्स डेली कैरी करना, मोटा रजिस्टर नहीं चाहिए, हल्का फुल्का रजिस्टर इज गुड, वो इजी रहता है कैरी करने में भी और जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक, एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर बुक। जो कुछ हल्के फुल्के हिंट्स होंगे, जो कुछ हल्की फुल्की रिवीजन नोट्स मुझे आपको देने होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगी। उसके बाद एक छोटी सी चीज जो और मुझे आपको बतानी है वो ये कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हर चैप्टर के पीछे कुछ क्विक रिवीजन का एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल को हम अधिकतर, हमारी 11-12 तक ये आदत रही है, हम कभी भी रिवीजन पार्ट जो पीछे की क्विक समरी होती है नहीं पढ़ते। अब वो काम नहीं करोगे, अब आप वो भी पढ़ोगे और उसके अंदर मैं 2-4 पॉइंट्स और ऐड ही करवाऊंगी। तो ये मत समझना कि जो आगे हम पढ़ चुके हैं वो चीजें वही तो हैं, जी हाँ वही हैं, लेकिन उन्हें भी पढ़ना है। वो बहुत शॉर्ट में दी हुई हैं और वहीं से कोई ना क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी तो आ ही जाता है। ये जो चैप्टर है
यहाँ से हर अटेम्प्ट में 6-7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर जो है वो इजी भी लगेगा। अभी इसका लेवल हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि हाँ टफ है, लेकिन जब आगे टफ चीजें करोगे ना तो ये चैप्टर आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी नहीं है चैप्टर्स, उनको भी उतना ही टाइम दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो वो भी उतना ही आएगा जितने इंपॉर्टेंट यहाँ बड़े वाले चैप्टर्स आएंगे। मार्केट चैप्टर जब शुरू करेंगे, एंड में शुरू करेंगे, अभी से बता रही हूँ क्लासेस को नहीं मिस करना। किसी भी वजह से मिस हो जाती है तो जो भी आपका बैकअप का प्रोसीजर है वो बैकअप उसी टाइम आप ले लें। वहाँ पे 1 मिनट की भी कहते हैं ना, वो नजर हटी दुर्घटना घटी टाइप्स, वो वहाँ पे वो चीज होती है। और वहां तक पहुंचने के लिए शुरू के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हम MR, AR, AC, कॉस्ट के सारे जो कर्व्स करने वाले हैं। मार्केट चैप्टर में मैं थ्योरी कुछ नहीं करवाऊंगी, मैं 90% ग्राफ्स समझाऊंगी। ग्राफ से ही पूरा चैप्टर क्लियर होगा। जहां ग्राफ की एक भी हल्का सा भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, वहां पे पूरा सब कुछ जो है वो खराब हो जाता है। तो प्लीज अभी से डे 1 से बता रही हूँ, मार्केट वाले चैप्टर में कोई भी जो है जल्दबाजी या आप अपना ऐसा ना करें कि क्लास मिस कर दें, मिस मत कीजिएगा। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।